तो उनमें जो होते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं समाज शब्द होते हैं या फिर समाज की जो परिभाषा दी होती है वो बहुत सारे समाजशास्त्री या बहुत सारे वैज्ञानिक या बहुत सारे अन्य अन्य क्षेत्र में अन्य अन्य चीज़ मतलब जिनको जिस क्षेत्र में क्या कहा जाता है वो देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो बात की जाएगी तो ये समाजशास्त्र है। ठीक है, तो समाजशास्त्र में समाजशास्त्री होंगे, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों देखिए समाजशास्त्र यानी गिन्सबर्ग महोदय जी आए, उन्होंने कहा समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। तो दोस्तों देखिए इनके कहने का आशय ये है कि समाज जो है वो ऐसे व्यक्तियों का समूह संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहारों की विधियों के द्वारा संगठित होता है। जब तक किसी में पारस्परिक संबंध या फिर कोई मतलब आपसी लगाव नहीं होगा तब तक मतलब समाज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, इनके कहने का आशय ये है। इनके कहने का मतलब ये नहीं केवल कि व्यक्ति आ जाएं बस वही हो गया, मतलब 10 व्यक्ति बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, ना कोई किसी को जानता है, तो वो कैसे हो गया समाज। तो समाज इनके कहने का मतलब एक दूसरे को परस्पर जानते हों और एक दूसरे के बीच में पारस्परिक संबंध हो। ठीक है, उनके व्यवहारों की विधियों द्वारा मतलब कि उनके संबंधों अथवा व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित हो जो मनुष्य हों, तो ऐसे समूह को हम समाज कहेंगे। ठीक है, किसने कहा? गिन्सबर्ग महोदय ने कहा। अब बात करते हैं विभिन्न समाजों को। इन्होंने कहा दूसरे पॉइंट में कि विभिन्न समाजों को एक दूसरे से पृथक करने का आधार उनके सामाजिक संबंधों की प्रकृति ही है। जब तक दोस्तों समाज में जो होता है सामाजिक संबंध नहीं होगा उस समाज को हम वो नहीं कह सकते समाज, उस समूह को हम समाज नहीं कह सकते। ठीक है, साथ ही समाज व्यक्तियों का समूह भी नहीं है। यदि केवल बात की जाए कि समाज व्यक्तियों का समूह है तो जी नहीं। अगर ऑप्शन आता है ऐसा तो अभी आप यहाँ पे मार सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर थ्योरी सेशन क्यों कंप्लीट करवा रहे हैं? क्योंकि थ्योरी से दोस्तों आपका बेसिक मजबूत होगा और जब आपका बेसिक मजबूत होगा दोस्तों तो आपको आगे चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये मतलब अभी ये पढ़िए थ्योरी सेक्शन। ठीक है, और हमने एक वीडियो इससे पहले डाल रखी है, वो 1 घंटा 19 मिनट समथिंग की है। ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे तो वहाँ पे पेपर की जो पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से ऑप्शंस देते हैं, तो वो सब उसमें डिटेल से बताया गया है। साथ साथ उसमें जो मेन पॉइंट है उस पर भी फोकस किया गया है। तो दोस्तों अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि जो इन्होंने कहा कि समाज मतलब समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों की एक व्यवस्था है। ठीक है, तो इन्होंने कहा, हमने पहले भी बताया कि जब व्यक्तियों का समूह केवल समाज नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें उन व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं व्यक्ति के बिना संबंधों की स्थापना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, व्यक्ति भी नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा, लेकिन व्यक्तियों के बीच में संबंध भी नहीं होगा तो समाज नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं गिडिंग्स महोदय जी ने क्या कहा समाज शब्द को लेकर। समाज शब्द की परिभाषा देते हुए इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने बताया अपनी परिभाषा में कि समाज स्वयं एक संघ है। जी हाँ, इन्होंने कहा कि समाज जो है वो स्वयं में एक संघ है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबंध है। इन्होंने भी वही बताया लेकिन शब्दों की हेराफेरी कर रखी है गिडिंग्स महोदय जी ने। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए कभी समाजशास्त्रियों की तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बाकी शब्दों का जो जाल होता है ये लोग शब्द के जाल में फंसा देते हैं और इनकी भाषा जो होती है बहुत कठिन हो जाती है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो दोस्तों वही समझाने के लिए हम आए हैं आपके साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम शुक्ला और आप देख रहे हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रायूटर महोदय ने क्या बताया समाज की परिभाषा देते हुए। रायूटर महोदय ने बताया कि समाज एक अमूर्त शब्द है। इन्होंने कहा, अब देखिए भैया अमूर्त शब्द का क्या मतलब? यार अमूर्त शब्द वो है कि इसे एक मूर्त होती है एक अमूर्त होती है। तो इसमें जो होता है इन्होंने केवल मूर्त से नहीं होगा, समाज शास्त्र जो है एक अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, अमूर्त मतलब इसे एक मूर्त होती है एक अमूर्त होती है। समझ गए होंगे शायद, आप समझ गए होंगे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे मूर्त अमूर्त होता है जहाँ व्यक्ति हो, मतलब इसको जहाँ जिसको देखा जा सके। ठीक है, फिर जिसमें मतलब कोई आयतन हो, मतलब कुछ चीज़ घेर के रखता हो तो उसको मूर्त कहते हैं। मतलब मूर्त मतलब अस्पष्टता दिखाई पड़ता है, वही समाज हो गया। तो ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं, उनके बीच में जो संबंध होता है। इसके पहले मैकाइवर एंड पेज जी ने कहा कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। अब जाल से तात्पर्य ये होगा यहाँ पे कि यदि मान लिया हम हैं, ठीक है, हमारे पापा जी हैं या फिर आपके पापा जी हैं, ठीक है, तो अब
भैया देखो, हम डॉक्टर के पास गए तो हमारा डॉक्टर से संबंध हुआ, और हम मंदिर गए तो मंदिर के पुजारी से हमारा कांटेक्ट हुआ, ठीक है। और हम कहीं अलग जाते हैं, विद्यालय में गए, हमारा प्रिंसिपल और अन्य टीचरों से भी हुआ हमारा संबंध, ठीक है, अन्य छात्रों से हो गया संबंध। तो भैया देखो, अब हमारे पापा, हम मंदिर उन्हें पापा को अपने लेके साथ जाते हैं तो हमारे पापा का संबंध पुजारी से हमारे कारण से हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए चक्र चलता है, यानी हमारा संबंध पुजारी से भी है, प्रिंसिपल से भी है, छात्रों से है, टीचरों से है, और अन्य अन्य सबसे भी है, ठीक है। जिन जिनसे हम मिलते हैं उनसे हमारा संबंध बनता जाता है, तो यही समाज का निर्माण करते हैं आगे चलकर, ठीक है। तो इन्होंने कहा, तो ये क्या आप संबंध दिखाई पड़ता है? संबंध मूर्त व्यवस्था कह सकते हैं संबंध को? बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों। तो इसीलिए समाज शास्त्र को अमूर्त विज्ञान कहा गया। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा समाज एक अमूर्त शब्द है जो कि समूह के सदस्यों में एवं उन सदस्यों के बीच जो जटिल पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उनका बोध कराता है। इन्होंने भी कहा जो संबंध पाए जाते हैं उनके बीच में, उसी का बोध समाज करवाता है। अब चलते हैं पार्सन्स महोदय के अनुसार। अब देखिए पार्सन्स महोदय ने बताया कि समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, चाहे वो यथार्थ हो चाहे प्रतीकात्मक हो। यथार्थ मतलब सत्य, और प्रतीकात्मक मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतीक, मतलब किसी चीज़ का चिन्ह जो होता है वो इसी को प्रतीक कहा जाता है, ठीक है। और प्रतीक के रूप में अब देखिए दोस्तों, पार्सन्स महोदय ने बताया बात एक ही है। इन्होंने कहा संबंध सभी ने बताया कि बस एक बात आप समझ लीजिए अपनी भाषा में कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, और समाज जो होता है उसमें संबंध ही पाया जाता है, ठीक है। संबंध एक दूसरे के बीच में नहीं होगा तब तक समाज की संकल्पना जो होती है वो पूर्णतः नहीं संभव है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं समाज की अवधारणा के बारे में। तो समाज की अवधारणा देते हुए मैकाइबर एंड पेज जी ने कहा, यानी उन्होंने इंग्लिश वाले भी देख लें, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मैकाइबर एंड पेज, ठीक है। इन्होंने कहा कि समाज जो होता है रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहारों के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है, ठीक है। मतलब इनकी इन्होंने परिभाषा भी दी, तो इन्होंने यही बताया कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहारों के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की ही व्यवस्था है। किसने बताया? मैकाइबर एंड पेज जी ने। इन्होंने इसी बात को, इन्होंने इसकी अवधारणा दी। अवधारणा मतलब दोस्तों एक बात यहाँ समझ लीजिए, यदि आप मान लिया बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर में होते, या आज 2018 से पहले आप होते किसमें, ठीक है। अगर बात कीजिए जब ये नया नियम नहीं लागू हुआ था बीए के में कि जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आएगा, तो इससे पहले यदि आप बढ़ते और आ जाता कि समाज की अवधारणा लिखे, तो आप क्या लिखते? तो आप ये लिखते दोस्तों, समाज शब्द का आप अर्थ लिखते और समाजशास्त्र की परिभाषा भी लिखते। दोनों को मिला करके समाज की अवधारणा बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अवधारणा शब्द का तात्पर्य यही है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा मैकाइबर एंड पेज ने कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। इसका मतलब जैसे आज जो समाज है वही का 1000 साल पहले का समाज रहा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रहा होगा यार। अब देखो पहले यार बहुत सारे रीति रिवाज पहले समाज में होती, पहले शादी किस तरह से होती, दूसरी तरह से होती थी। आज शादी में चेंजेस आ गए हैं। तो भैया परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन के हिसाब से सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, इनका कहने का मतलब यही कि समाज जो है परिवर्तित होता रहता है, सदैव परिवर्तनशील है। आज कुछ दूसरा है तो कल कुछ दूसरा होगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं संबंधों का के जाल का क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इन्होंने कहा संबंधों के जाल का अभिप्राय संबंधों की वह जटिल व्यवस्था है, यानी उस जटिल व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्ति परस्पर संबंधित रहते हैं। कि मतलब संबंध जो होता है उसी के द्वारा जटिल रूप से व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बने रहते हैं, वही समाज का निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र समाज का ही विज्ञान है तथा समाज की वास्तविक अध्ययन वस्तु समाज की ही व्यवस्था है, ठीक। मैकाइबर और पेज जी ने अपनी परिभाषा में समाज के मुख्य 7 आधारों या तत्वों पर प्रकाश डाला है, ठीक है। अब इसी को जब हम प्रकाश इस पे डाल देंगे, इसको विस्तार से समझा देंगे क्या रीतियाँ क्या है, कार्यप्रणालियाँ क्या हैं, तो यही हो जाएगी इनकी अवधारणा, ठीक है। अवधारणा यही है कि व्यक्ति को समझ में आ जाए कि समाज के अंदर क्या क्या होते हैं, उसका अर्थ समझ में जाए, उसकी परिभाषा समझ में आ जाए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं रीतियाँ। इन्होंने पहला शब्द बताया कि समाज में जो होंगी वो रीतियाँ होंगी, यानी यूजेस होंगी, ठीक है। तो रीतियाँ किस तरह से होंगी? देखिए ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती हैं। कौन करती हैं? रीतियाँ करती हैं। ये व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। रीतियाँ कौन करेंगी? रीतियाँ। जैसे
किस तरह से रीतियाँ होती हैं, खान पान, खाने की अपनी रीति होती है खान पान की, रहन सहन की रीति रिवाज होती है, वेशभूषा के, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि संबंधित रीतियाँ, ये सब जो रीतियाँ होती हैं ये सब परिवर्तित भी होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन समाज की एक अलग रीति, आज हमारे समाज की कुछ दूसरी रीति है और आपके समाज की कुछ दूसरी रीति हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं। इन्होंने कहा अगली पॉइंट में अपने यानी दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा कि समाज में जो कार्य प्रणालियाँ होंगी, समाज में कार्य प्रणालियाँ एक विशेष जो है अपने आप को विशेष रूप में प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। यानी प्रोसीडर्स जो होगा आपका, यानी कार्य प्रणालियों से तात्पर्य व्यवहारों के नियमों अथवा विभिन्न संस्थाओं से है, ठीक है। संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली, अब देखिए संस्था क्या होती है, तो संस्था जो होती है वो सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं, ठीक है। जो कार्य प्रणाली की का स्वरूप होगा कि कार्य प्रणाली किस तरह से होगी, उसी के स्वरूप को संस्था कहते हैं। अब संस्था किसी उद्देश्य से बनाई जाती है। अब मान लीजिए आप संस्था कोई बनाते हैं, ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कोई संस्था है आपकी, तो कोई उद्देश्य होगा संस्था का, ठीक है, तो इसी के कारण आप बना सकते हैं उसको। अब दोस्तों देखिए, अवस्था को कहते हैं क्या, संस्था कहते हैं। जिसका कोई मतलब जो कार्य प्रणाली होगा उसका जो स्वरूप होगा उसी को हम संस्था कहते हैं। किसने मतलब कार्य प्रणाली के अंतर्गत मैकाइबर एंड पेजी ने बताया। अब इन कार्य प्रणालियों के होने से सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था बनी रहती है, ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं अधिकार यानी अथॉरिटी के बारे में। मैकाइबर जी ने क्या बताया और पेज जी ने क्या बताया, तो बताया कि सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखने के लिए प्रत्येक समाज में अधिकार की व्यवस्था होती है। प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्तियों के संबंध अधिकार के होते हैं और कुछ व्यक्तियों के संबंध अनुसरण करने वाले होते हैं। समाज में दोस्तों कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, और कोई छोटा है फिर भी वो बड़े पद पर है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था में जो होता है, तो जो अथॉरिटी ऑफ सब लोगों के अधिकार, मतलब कोई व्यक्ति होगा वो आप पर अधिकार जमाएगा, आपको कहेगा भैया ये काम कर लाओ, तो भैया आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप उससे नीचे पद पे हैं, ठीक है। और यदि आपसे नीचे भी कोई पद पे, तो आप उसको भी कह सकते हैं। तो समाज में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों की अनुसरण करनी पड़ती हैं, मतलब ग्रहण करनी पड़ती हैं, कुछ बातों को अपना अधिकार रूप में प्रकट की जा सकती है, कुछ बातों के लिए, ठीक है, अधिकार प्रकट किया जा सकता है समाज में, ठीक है। तो ये होगी अथॉरिटी। इसके और पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। यानी अधिकार की प्रकृति में भिन्नता के कारण ही विभिन्न समाजों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो जाती है। अधिकार की धारणा प्रत्येक छोटे बड़े समूह में पाई जाती है, जैसे परिवार में कर्ता, समूह में मुखिया और राज्य में राजा। परिवार में जो कर्ता होगा वो जो करेगा वो सारा परिवार मानेगा, समूह में मुखिया जो कहता है वही सब मानते हैं, और राज्य में राजा। जबकि इन सब में जो राजा होते हैं, उन राजा अपने सलाहकार को रखते हैं, मुखिया भी अपने सलाहकार बगल में रखते हैं कि मान लिया हमसे कोई गलती हो जाए, हमारे घर में कोई चीज़ हो जाए, हमारा बच्चा कर दे, तो उसके लिए जो नियम होंगे वो अपने बच्चे के लिए मतलब स्वार्थ भाव से ना जाए। इसलिए भी समाज में मुखिया जो होते हैं, मतलब जो मुखिया होते हैं, तो वो सब 5-5 या 6-6 मतलब 5-5 ऐसे बेंच बनाई जाती है। जैसे आज राम मंदिर का मुद्दा है, फिर कोई मुद्दा उठा लीजिए तो 5 जजों की जो बेंचें बैठाई जाती हैं, ठीक है, तो 5 जो कहते नहीं कि पंच परमेश्वर हो गए, तो वही 5 जजों की मतलब जो होती है वो बैठाई जाती है। खैर वो अलग का विषय वस्तु है, ठीक है, उस पर यहाँ पर नहीं जाते, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं और समय भी आपके पास बहुत कम बचा है, तो इसी में जो होगा, अब भैया इसको अगर आप समझ लेंगे ना, तो इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो आप जब आपके माइंड में छपा रहेगा कि भैया समाज की अवधारणा क्या है, पूछ लिया समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा, मैकाइबर एंड पेजी ने, आप तुरंत पता लगा लेंगे, ठीक है। जब आप पढ़े रहेंगे तो थ्योरी सेक्शन आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे उड़ जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम कि चौथा नंबर पारस्परिक सहयोग क्या होता है। तो अम्यूचुअल गिड यानी पारस्परिक सहयोग क्या होता है। इन्होंने बताया कि समाज एक व्यवस्था है जिसका अस्थायित्व पारस्परिक सहयोग से ही संभव है। यदि एक दूसरे से व्यक्ति लेन देन नहीं रखेगा तो समाज की अवधारणा मतलब समाज की जो संकल्पना होगी वो नहीं पूर्णता होगी। आज हमारे यहाँ कुछ है और आपके यहाँ कुछ नहीं है तो आप हमारे यहाँ मांगने आएंगे, हम आपको दे देंगे, और उनके यहाँ कुछ नहीं तो हम उनके यहाँ चले जाएंगे मांगने के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं तो उनके यहाँ, और उनके यहाँ नहीं तो हमारे यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से जो होगा समाज का जो हम एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाए रखेंगे, पारस्परिक सहयोग बनाए रखेंगे, तो समाज में कोई लोचा नहीं आएगा और समाज अच्छे से चलता रहेगा, ठीक है। तो यही होता है कि पारस्परिक सहयोग एक दूसरे के मध्य रखना चाहिए। अब मान लिया, खैर छोड़ो, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, बस
ठीक है। तो इसको इसलिए दूसरे व्यक्ति पर मनुष्य को निर्भर, दूसरे व्यक्ति नहीं दोस्तों, दूसरे व्यक्ति यानी परिवार के दूसरे, परिवार में पहले तो ये होना चाहिए पारस्परिक संबंध, और परिवार से बाहर दूसरे परिवारों के बीच में भी पारस्परिक सहयोग होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें नंबर यानी समूह तथा विभाग। यानी कोई भी समाज होगा तो उसमें अपना एक ग्रुप्स होगा और अपना एक डिविजन्स होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बताया इन्होंने, समूह भी होगा और विभाग भी होगा। अब देखिए समूहों तथा विभागों का अभिप्राय सभी समितियों, समूहों तथा संगठनों से है, ठीक है। जो समिति होंगी, समिति मतलब जो दुर्गा पूजा वगैरह होते हैं या फिर अन्य समिति होती हैं, हर चीज़ में अलग अलग समिति होती हैं, ठीक है। गणेश महोत्सव होगा तो जो समितियां होती हैं वो समिति हो गई कि ये समिति हो गई, वो समिति हो गई, समूह हो गए, संगठन हो गए, तो जैसे समुदाय, राज्य आदि, ठीक है। तो आधुनिक समाजों में इनमें से प्रत्येक विभागों के उपविभाग भी होते हैं, किनके, जैसे समिति। अब पहले जैसे एक समिति हो गई तो समिति की उप समिति भी एक बनाई जा सकती है, ठीक है, होती है। अब आधुनिकीकरण हो गया है तो अब बहुत सारे नियम निकलते, जैसे प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, तो ये सब मतलब ये जो होती है, मतलब आधुनिकीकरण हो जाने के कारण तमाम सारी व्यवस्थाएं चेंजेस होती रहती हैं, ठीक है। अब देखिए यदि केवल समिति को ही लिया जाए तो हम देखेंगे कि आधुनिक समाजों में असंख्य समितियाँ पाई जाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, परिवार, अस्पताल, श्रमिक संघ, मिल, कारखाने, कोर्ट, कार्यालय, जेल खाना आदि, इन सब को मिलाकर ही समाज बनता है। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्य आपस में पारिवारिक संबंध रखते हैं, ठीक है। तो जब तक भी यह समूह और विभाग नहीं होगा तब तक भी समाज की अवधारणा, मतलब समाज की जो संकल्पना होगी वो संभव नहीं है। एक एक पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा हमने किया, हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मानवीय व्यवहारों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन ह्यूमन बिहेवियर्स। अब यह समाज में जो होगा तो मनुष्य से कोई व्यक्ति होगा तो अपनी मनमानी करने लगा, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए वो भी इन्होंने बताया कि हर समाज में अपना एक कंट्रोल होना चाहिए व्यक्ति का, ठीक है। तो देखिए सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को नियंत्रित नहीं रख सकता। इससे ये होता है कि प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य और अधिकारों की एक सीमा निश्चित हो जाती है, ठीक है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था सबके ख्याल से हो सकती कि जो होगा उनको नियंत्रण रखना होगा। समाज के जो व्यक्ति होंगे, समिति के जो व्यक्ति होंगे, यानी जो समूह के सदस्य होंगे, यानी जो समाज की संकल्पना करते हैं, समाज में वो सहयोग करते हैं, उनको भैया कुछ नियंत्रण रखना होगा सब चीज़ पे, ठीक है। तो देखिए बहुत सही इन्होंने मैकआइवर पीजी ने बताया कि जो मानवीय व्यवहारों पर नियंत्रण जो होता है वो करना आवश्यक है समाज में। अब बात करते हैं स्वतंत्रता, लिबर्टी। भैया देखो अगर आप नियंत्रण किसी चीज़ पे करते हैं, किसी चीज़ पर आप नियंत्रण अपना यानी कंट्रोल किसी चीज़ पर करते हैं, तो भैया उसको स्वतंत्रता भी किसी न किसी क्षेत्र में देनी आवश्यक होगी, नहीं तो समाज की संकल्पना क्यों करेगा, आपके साथ समाज में क्यों रहेगा भाई। तो देखिए कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने सदस्यों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाकर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। अगर आप अपने समाज में किसी पर ज़्यादा नियंत्रण लगा रखे हैं तो दूसरे समाज में चला जाएगा व्यक्ति। ऐसे आजकल नौकरियों में क्या होता है, आज हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पे 10,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है, और बगल में हमारा दूसरा कंपनी वाला बोल रहा भैया हम 12,000 देंगे, आ जाइए, ठीक है, और यहाँ पे काम भी हमें सही से नहीं मिल रहा और यहाँ पे जब छुट्टी भी नहीं मिल रही सही से, तो 12,000 दे रहा तो हम तुरंत उस कंपनी में चले जाएंगे। तो देखो तो यही होता है समाज में, ज़्यादा यदि आप उस पर मतलब कर देंगे, मतलब नियंत्रण रख लेंगे, तो व्यक्ति दूसरे समूह में भागना पसंद करेगा और धीरे धीरे उस समूह का वो समूह जो होगा वो विनिर्दिष्ट हो जाए, मतलब नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए स्वस्थ एवं अच्छे संबंधों का विकास होने के लिए यह आवश्यक है कि समूह के सदस्यों को स्वतंत्रता दी जाए। प्रत्येक समाज में सदस्यों के व्यवहारों पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी जाती है जिससे वे एक दूसरे से संबंध बना सके और समाज की उन्नति के लिए आगे बढ़ सके, ठीक है, जिनसे वे विचार विमर्श करें और अपने संबंधों में अधिक सुव्यवस्थित बना सके, जो समाज होता है वो अच्छे और आगे ऊंचे समाज के रूप में विकसित कर सके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हो गया आपकी समाज की अवधारणा मैकआइवर और पेजी के अनुसार। अब देखिए समाज की विशेषताएं भी देख लेते हैं, ठीक है। अब समाज की विशेषता क्या होगी, तो देखिए यानी
अब देखिए, पारस्परिक जागरूकता, समाज अमूर्त है, समाज में समाज समानता एवं भिन्नता, ये सब हमने नोटिस किया है, इस पे हमने नोटेड पॉइंट इसको लिखा है सही से और इसको आपको समझाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, पारस्परिक जागरूकता पहला नंबर। अब देखिए, जागरूकता का अभिप्राय ये है कि किसी स्थिति के प्रति मानसिक चेतना। अब जैसे कोई कांड होता है या कोई चीज़ आती, मतलब कोई, अब देखिए जैसे मोदी जी कोई व्यवस्था लॉन्च करते हैं, कोई ऐप लॉन्च करते हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने समाज का विकास कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ना? तो इसी तरह से दोस्तों, समाज में पारस्परिक जागरूकता होना आवश्यक है। आप एक दूसरे से मेल मिलाए रखें, ताकि यदि पहले समाज में ये मीडिया वगैरह नहीं हुआ करती थी कि तुरंत आपके पास घर में बैठे रिमोट ऑन किया, टीवी ऑन किया और तुरंत आपके पास आ गया कि भैया हाँ एबीपी न्यूज या फिर आज तक न्यूज वाले तुरंत बता रहे हैं, सारी व्यवस्था तुरंत बता देते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पहले पेपर हुआ करते थे, ऑल इंडिया रेडियो हुआ करते थे, मतलब तो ये सब अलग की बातें हैं। ठीक है, फिलहाल देखिए कि समाज में जो पारस्परिक जागरूकता है, एक दूसरे से संबंध बनाए रखना होता है और एक दूसरे के प्रति जागरूक होना, यानी कोई भी चीज़ होगी तो आप उसको पता करिए। ठीक है, तो समाज जागरूकता का अभिप्राय यही है कि किसी स्थिति के प्रति मानसिक चेतना आपको होना चाहिए। ठीक है, आपको तुरंत पता होना चाहिए और आपको उस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं समाज अमूर्त है। हमने बताया अमूर्त मूर्त के बारे में इससे पहले, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने 2 पॉइंट इंक्लूड कर रखा है इसमें। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि संबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, समाज अस्थायी होता है क्योंकि इसका निर्माण करने वाले संबंध सदैव बने रहते हैं। ठीक है, समाज अस्थायी होता है क्योंकि इसका निर्माण करने वाले संबंध सदैव बने रहते हैं। जब तक संबंध बना रहेगा तब तक समाज अस्थायी रहेगा, और जब समाज में संबंध खत्म तो समाज का अस्थायित्व भी खत्म। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए समाज में समानता भी होती है, समाज में भिन्नता भी होती है। तो सामाजिक संबंध उसी दशा में स्थापित हो सकते हैं जबकि व्यक्तियों में किसी न किसी प्रकार की समानता हो। ये बात दूसरी की समानता शारीरिक है या मानसिक। तो दोस्तों देखिए, अब हम और आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब समाज में जहाँ एक और समानता होगी वहीं दूसरी ओर भिन्नता भी होगी। ठीक है, चिराग तले अंधेरा आप पढ़े होंगे वो, ठीक है, हिंदी में। तो वही जहाँ एक और समानता होगी वहीं दूसरी ओर भिन्नता होगी। असमानताओं में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, समाज का स्वरूप भी उतना जटिल होता जाता है। अब दोस्तों देखिए, हम इसको अपनी भाषा में यदि समझाना चाहें आपको, तो यहाँ पर ये बात हमारे सामने उभर के आती है कि समाज में, मैं से एक उदाहरण से आपको समझा दें कि जैसे आपका घर है। ठीक है, आपका घर है और किसी अन्य का घर है, या मेरा घर मान लीजिए, आपको बुरा ना लग जाए। तो देखिए, अगर मेरा घर है, ठीक है, मैं मान लिया एक छप्पर में रहता हूँ। ठीक है, अब छप्पर में मैं रहता हूँ, हमारे घर भैया दाल चावल रोटी सब्जी चारों प्रकार के व्यंजन नहीं है, चारों प्रकार के खाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और बगल में समाज में व्यक्ति रह रहा है, लेकिन जो परिवार में हम रह रहे हैं, हम दूसरी तरह का भोजन कर रहे हैं। हमारी बोलचाल की भाषा, हम पढ़े लिखे नहीं हो अगर मान लिया हो गए तो हमारी भाषा बोली में दूसरे अंतर। और बगल में कोई व्यक्ति अगर अलग का है और गाँव में रह रहा है, प्रधान क्या मान लें, किसी कोई प्रधान है, ठीक है, और उसके यहाँ बढ़िया सा 3-4 मंजिल का उसका घर है और अच्छे से 2-3 नौकर हैं। ठीक है, और वो अच्छे से रह रहा है, अच्छे भोजन कर रहा है, अच्छे बोलियाँ कर रहा है, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो। ठीक है, तो अब हमारे परिवार में देखा जाए तो हमारा परिवार जो होगा वो समानता में होगा, हमारे परिवार के सभी सदस्य समानता में होंगे, और उस प्रधान जो होगा, उस परिवार के जो सदस्य होंगे वो भी अपने आप में समान होंगे, समानता पाई जाएगी। लेकिन हमारे परिवार और उस प्रधान के परिवार, उस धनी व्यक्ति के परिवार के बीच में समानता नहीं पाई जाएगी, उनमें भिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि वो दूसरी तरह का भोजन करता है, हम दूसरी तरह भोजन करते हैं। हाँ, वो अलग की बात है कि वो रोटी जो होगी वो गेहूं के आटे की बनी होगी या फिर अलग की आटे, तो भैया वो होगा कि हाँ वो खा रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो यही आप समझ लीजिए कि मतलब आप देखिए, अब मान लीजिए ये प्रधान को छोड़िए, अब दूसरा उदाहरण ये समझ लीजिए कि गांव देख लीजिए और शहर देख लीजिए। अब गांव के लोगों में समानता होती, गांव के लोग आपस में समान होते हैं। ठीक है, अब वही समाज अगर गांव की तुलना शहर से की जाए तो शहर के लोग कुछ अलग होते हैं और गांव के लोग कुछ अलग होते, तो गांव में गांव के परिवारों के बीच में समानता एवं गाँव से अगर शहर की तुलना करें तो उन दोनों के बीच में भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए, चौथे नंबर समाज में सहयोग यानी कोऑपरेशन इन सोसाइटी। अब समाज में सहयोग, प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक जीवन सहयोग पर आधारित होता है। समाज में सहयोग 2 प्रकार से किया जा सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आप प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर सकते हैं किसी का और अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं समाज में संघर्ष। ठीक है,
अब देखिए कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए संघर्ष का मुख्य कारण समाज में पाई जाने वाली भिन्नताएं अथवा असमानताएं हैं। सहयोग की भांति संघर्ष भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संघर्ष भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं और आप अप्रत्यक्ष कर सकते हैं समाज में। सहयोग एवं संघर्ष सम्मिलित रूप से प्रत्येक में विद्यमान होते हैं और संघर्ष व सहयोग एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्रेशन करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे की। कौन कौन? सहयोग और संबंध। दोस्तों देखिए ये सहयोग और संबंध जो सहयोग और संबंध है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब ये एक में ही था, एक ही पॉइंट में था, लेकिन हमने इसको 2 पॉइंटों में बना के रखा है, ठीक है। तो समाज में जहाँ संघर्ष होगा वहीं पर सहयोग होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए और एक दूसरे की जब तक संघर्ष नहीं होगा तब सहयोग भी नहीं होगा। अगर सहयोग होगा तो संघर्ष होगा, संघर्ष होगा तो सहयोग होगा, सहयोग होगा तो संघर्ष होगा। बस यही है कि एक दूसरे के पूरक है संघर्ष और सहयोग। अब चलिए बात करते हैं हम आगे पॉइंट की, यानी समाज सदैव परिवर्तनशील व जटिल व्यवस्था है। अब देखिए इसका क्या मतलब, यानी सोसाइटी इज एवर चेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, अब कोई भी समाज आज ठीक वैसा नहीं है जैसा कि 1000 साल पहले था। हमने अभी पहले जस्ट इसके बताया। अब देखिए दोस्तों, जस्ट क्या इससे थोड़ा पहले बताया होगा। अब देखिए दोस्तों, आज इसे 1000 साल पहले कोई दूसरा समाज, आज कुछ दूसरा समाज होगा, बस यही इसका मतलब है। अब देखिए 7वें नंबर पॉइंट की बात करें। देखिए समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। सोसाइटी इज नॉट कॉन्फिनेड टू मैन ओनली, ठीक है। अब देखिए कहने का कि समाज जो होता है वो मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जानवरों, कीट पतंगों, पशु पक्षियों में भी होता है। अब देखिए हम पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देंगे। अब देखिए समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, अन्य प्राणियों में भी समाज होता है। जहाँ जागरूकता होगी वहीं समाज की उत्पत्ति होगी। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े में भी जागरूकता होती है लेकिन थोड़ा कम होती है। समाज की संकल्पना अन्य प्राणियों में भी की जा सकती है, किंतु मानव समाज ही एकमात्र व्यवस्थित तथा पूर्ण समाज है। इसी कारण समाज केवल मानव समाज का ही अध्ययन करता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ तक हमने बताया कि समाज होता है केवल मानव समाज शास्त्र है जो मानव समाज का केवल अध्ययन करता है। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि समाज कि मतलब बस किसमें नहीं पाया जाता, अब उसमें तमाम नहीं, ये नहीं देगा समाज, क्योंकि सब जगह समाज पाया जाता है, ठीक है। लिखा गया समाज केवल मनुष्यों तक सीमित है, ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, और या फिर ये दोनों है, मतलब ये दोनों नहीं देगा। फिर दे देगा कि मतलब इनमें से कोई नहीं है, एक ऑप्शन और कोई दे देगा, ठीक है। तो इनमें आप क्या मारेंगे? तो ये कथन सत्य है कि समाज मतलब जो समाज होगा, हमने भी क्या बताया कि जो समाज है वो मनुष्यों तक सीमित नहीं है, तो ये कथन सत्य होगा। अगर समाज केवल मनुष्यों तक सीमित है तो ये कथन असत्य होगा, क्योंकि समाज जैसे एक हाथी है, हाथी का झुंड है, या फिर शेरों का झुंड है, मृगों का झुंड है, तो भी देखिए वो परिवार है एक, तो परिवार है, उन दोनों मतलब परिवार के बीच में आपस में क्या है? संबंध भी है, यानी वो इसका लड़का है, वो लड़के और पिता के बीच में संबंध है, और माता पिता के बीच में संबंध है, सबके बीच में अलग अलग अपना संबंध है। वो अपने बच्चे का पालन जैसे एक माँ करती है मनुष्य में, वैसे एक माँ भी उसमें होती है, जानवरों में वो भी अपने बच्चे का पालन करती है, ठीक है। तो वो भी समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन समाज शास्त्र जो है वो समाज का, मानव समाज का केवल अध्ययन करता है, ना कि जानवर समाज का, ठीक है, या पशु समाज का, ठीक है। किसी भी समाज का अध्ययन नहीं करता, केवल मानव समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। फिलहाल यहीं पर हम वीडियो लेक्चर अपना समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो हमारे मतलब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, यदि पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हमारे चैनल पर आए हैं। और दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है और अच्छी लगी हो, तो आप जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पेपर एकदम सर पे आ गया है, तो आप किसी दूसरे के पास भी, अपने फ्रेंड या फिर अपने मित्रों के पास सेंड कर दीजिए, ताकि वो भी देख लें और अपनी मतलब जो होगा इससे लाभान्वित हो सके, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।